60s अमेरिका का कैलिफोर्निया, एक ऐसा वक्त जब दुनिया मॉडर्न हो रही थी। शहरों में नियॉन लाइट्स चमक रही थी, यंग कपल्स रात को लॉन्ग ड्राइव्स पर जाते थे, बीचेस और आइसोलेटेड लवर्स लेन्स लेट नाइट तक भरे रहते थे। लोगों को लगता था दुनिया सेफर हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लाइफ बेटर हो रही है। लेकिन इसी मॉडर्न दुनिया के अंधेरे में एक ऐसा इंसान घूम रहा था जो सिर्फ मर्डर नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे देश के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था, और उसका नाम था ज़ोडिएक। दिसंबर 20, 1968 कैलिफोर्निया के बेनिशिया एरिया के बाहर एक आइसोलेटेड जगह थी, लेक हर्मन रोड। रात का वक्त था, सर्द हवा चल रही थी, सड़क लगभग खाली थी, दूर दूर तक सिर्फ डार्कनेस। और वहीं एक पार्क्ड कार के अंदर दो यंग टीनेजर्स बैठे हुए थे, 17 साल की डेविड फैराडी और 16 साल की बेटी लू जेनसन। दोनों एक नॉर्मल यंग कपल की तरह वक्त स्पेंड कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी रात जी रहे हैं। रात धीरे धीरे और साइलेंट होती गई। फिर अचानक एक अननोन कार उनके पास आकर रुकती है। पहले शायद उन्हें लगा होगा कोई और कपल होगा या कोई पासिंग ड्राइवर, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उस कार की हेडलाइट्स डायरेक्टली उनकी आंखों पर पड़ती हैं, और फिर एक आदमी बाहर निकलता है। उसके हाथ में गन थी। बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू हो जाती है। डेविड को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया। बेटी कार से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसका पीछा करता है और उस पर बार बार फायरिंग करता है। कुछ ही सेकंड्स में दोनों की बॉडीज ठंडी सड़क पर पड़ी थी। खून, डार्कनेस और कंप्लीट साइलेंस। किलर फिर कामली अपनी कार में बैठता है और डार्कनेस में डिसअपीयर हो जाता है। पुलिस को इनिशियली लगा कि ये रैंडम लवर्स लेन अटैक हो सकता है, शायद कोई जेलस पर्सन या रॉबरी गॉन रॉन्ग। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लियर मोटिव नहीं मिला। विक्टिम्स के पास वैल्यूएबल्स थे जो अनटच्ड मिले, और सबसे स्ट्रेंज बात, किसी ने किलर को क्लियरली नहीं देखा। केस धीरे धीरे कोल्ड होने लगा, लेकिन सिर्फ कुछ मंथ्स बाद एक और हॉरिफाइंग अटैक हुआ। 4 जुलाई 1969 इंडिपेंडेंस डे की रात कैलिफोर्निया के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में एक और यंग कपल अपनी कार में बैठा था, डार्लीन फेरिन और माइकल मेगो। रात फेस्टिव थी, शहरों में सेलिब्रेशंस चल रहे थे, फायरवर्क्स आसमान में चमक रहे थे। लेकिन एक आइसोलेटेड पार्किंग एरिया में डेथ उनका इंतजार कर रही थी। एक अननोन कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकती है। पहले वो कार कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ी रहती है, फिर अचानक रिवर्स लेकर चली जाती है। कपल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद वही कार वापस आती है। इस बार एक आदमी बाहर निकलता है। उसके हाथ में फ्लैशलाइट और गन दोनों थे। फ्लैशलाइट डायरेक्टली विक्टिम्स की आंखों पर मारी जाती है ताकि वो टेम्पररीली ब्लाइंड हो जाएं, और फिर फायरिंग शुरू। माइकल और डार्लीन पर मल्टीपल राउंड्स फायर किए गए। माइकल बैडली इंजर्ड था, डार्लीन खून में भीग चुकी थी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात, किलर कुछ सेकंड्स बाद वापस आया और उसने दोबारा फायरिंग की, जैसे वो इंश्योर करना चाहता हो कि कोई जिंदा ना बचे। लेकिन इस बार एक विक्टिम बच गया। माइकल मजूज सरवाइव कर गया, और उसने पुलिस को बताया कि किलर का बिहेवियर डिस्टर्बिंगली काम था। ना कोई गुस्सा, ना पैनिक, जैसे मर्डर उसके लिए कोई नॉर्मल काम हो। लेकिन एक्चुअल नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। अटैक के कुछ ही वक्त बाद एक लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को फोन कॉल आती है। कॉलर की आवाज काम थी, बिल्कुल इमोशनलेस। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ डबल मर्डर। कॉलर ने एग्जैक्ट लोकेशन बताई और फिर कैजुअली कन्फेस किया कि उसने पहले वाला लवर्स लेन मर्डर भी किया था। पुलिस के होश उड़ गए। अब क्लियर था, कैलिफोर्निया में एक सीरियल किलर एक्टिव था। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग पार्ट अभी आना बाकी था। कुछ दिनों बाद कैलिफोर्निया के 3 न्यूज़पेपर्स ऑफिसेस को आइडेंटिकल लेटर्स मिले। हर एनवेलप के अंदर एक हैंड रिटन मैसेज था, और साथ में एक कोडेड साइफर, एक सीक्रेट कोड। लेटर्स में किलर ने मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और प्रूफ भी दिया, ऐसी डिटेल्स जो सिर्फ एक्चुअल किलर को पता हो सकती थी। हर लेटर के एंड में एक स्ट्रेंज सिंबल बना हुआ था, सर्कल के अंदर क्रॉस हेयर, और वहीं से दुनिया ने उस किलर को नाम दिया ज़ोडिएक। लेटर्स में ज़ोडिएक पुलिस का मजाक उड़ाता था, न्यूज़पेपर्स को थ्रेटन करता था
और कहता था कि अगर उसका साइफर फ्रंट पेज पर पब्लिश नहीं किया गया तो वो और मर्डर्स करेगा। पूरा कैलिफोर्निया पैनिक में चला गया। न्यूज़पेपर्स रोज ज़ोडिएक की हेडलाइंस छापने लगे, टीवी न्यूज़ चैनल्स उसके बारे में बात करने लगे और पुलिस डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर बढ़ने लगा। क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स को ज़ोडिएक के साइफर सॉल्व करने के लिए बुलाया गया। लोग घरों में बैठकर न्यूज़पेपर्स की कोड्स डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे पूरा देश एक डेंजरस गेम का पार्ट बन गया हो। कुछ दिनों बाद एक स्कूल टीचर कपल ने ज़ोडिएक का पहला साइफर क्रैक कर दिया और जो मैसेज अंदर लिखा था उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया। आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन। अमेरिका में फियर और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि अब क्लियर था ज़ोडिएक सिर्फ किलर नहीं था, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था। ज़ोडिएक के लेटर्स और भी अजीब होते गए। कभी वो विक्टिम्स का काउंट मेंशन करता, कभी स्ट्रेंज सिंबल्स ड्रॉ करता और कभी ओपनली पुलिस को चैलेंज करता। वो चाहता था कि दुनिया उसे देखे, उसके बारे में सोचे, उसे फियर करे। और धीरे धीरे वही हो रहा था। पुलिस के पास सस्पेक्ट्स की लिस्ट बढ़ने लगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ज़ोडिएक हर बार एविडेंस बहुत कम छोड़ता था। विटनेस डिस्क्रिप्शंस अलग अलग थीं, फिंगरप्रिंट्स अनक्लियर थे और फोरेंसिक टेक्नोलॉजी उस वक्त लिमिटेड थी। लेकिन फिर सितंबर 1969 में ज़ोडिएक ने अपना सबसे टेरिफाइंग अटैक किया। लेक बेरिएसा। एक यंग कपल लेक के पास रिलैक्स कर रहा था। दिन का वक्त था, सनशाइन, शांत हवा, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर। तभी ट्रीज के बीच से एक स्ट्रेंज आदमी सामने आता है। उसने ब्लैक एग्जीक्यूशनर स्टाइल हुड पहना हुआ था और उस हुड पर बना हुआ था वही टेरिफाइंग क्रॉस हेयर सिंबल। किलर ने कपल को गन पॉइंट पर बांधा और फिर नाइफ से ब्रूटल अटैक किया। सर्वाइवर ने लेटर पुलिस को बताया कि ज़ोडिएक बिल्कुल काम था, जैसे वो पहले से रिहर्स करके आया हो। अटैक के बाद ज़ोडिएक विक्टिम की कार पर सिंबल ड्रॉ करता है, डेट्स लिखता है और कामली वहां से चला जाता है, जैसे वो पुलिस के लिए सिग्नेचर्स छोड़ रहा हो। लेक बेरिएसा अटैक के बाद पूरा कैलिफोर्निया फियर में जीने लगा था। अब लोगों को लगने लगा था कि ज़ोडिएक किसी भी वक्त किसी भी जगह अटैक कर सकता है। कपल्स आइसोलेटेड जगहों पर जाना अवॉइड करने लगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को जल्दी घर बुला लेते थे और पुलिस डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर इतना बढ़ गया था कि हर नए क्लू को इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन ज़ोडिएक सिर्फ मर्डर्स करके डिसअपीयर नहीं होता था। वो चाहता था कि दुनिया उसके बारे में बात करे, न्यूज़पेपर्स उसका नाम छापें और पुलिस उसे पकड़ने में फेल होती रहे, जैसे उसे पावर फील होती हो। और फिर अक्टूबर 11, 1969, सैन फ्रांसिस्को, बिजी सिटी स्ट्रीट्स, रात का वक्त। एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन अपनी शिफ्ट कर रहा था, नॉर्मल पैसेंजर्स को पिक और ड्रॉप करते हुए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी टैक्सी में बैठने वाला आदमी अमेरिका का सबसे वांटेड किलर बनने वाला है। एक पैसेंजर टैक्सी में एंटर करता है, एड्रेस देता है और टैक्सी डार्कनेस में सिटी स्ट्रीट्स के बीच चल पड़ती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक टैक्सी एक क्वाइट स्ट्रीट पर नहीं पहुंची। सडनली पैसेंजर गन निकालता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से पॉल स्टाइन को शूट कर देता है। खून टैक्सी के अंदर फैल जाता है। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात, किलर पैनिक नहीं करता। वो कामली विक्टिम की पॉकेट सर्च करता है और फिर विक्टिम की शर्ट का एक पीस काट लेता है। कुछ टीनेजर्स ने नियर बाय बिल्डिंग से इंसिडेंट देखा। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और किलर का डिस्क्रिप्शन दिया। पुलिस एरिया में पहुंच गई, स्ट्रीट्स ब्लॉक होने लगी। लेकिन एक कम्युनिकेशन एरर की वजह से ऑफिसर्स गलत सस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन सुनते हैं और इसी कंफ्यूजन में ज़ोडिएक उनके सामने से निकलकर डार्कनेस में डिसअपीयर हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर ने एक्चुअली ज़ोडिएक को स्ट्रीट पर वॉक करते हुए देखा भी था, लेकिन इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन की वजह से उसे सस्पेक्ट नहीं माना। सोचो, अमेरिका का मोस्ट डेंजरस किलर पुलिस के बिल्कुल सामने से चलकर निकल गया। इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि ज़ोडिएक डीपली मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन साथ ही एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भी। पुलिस ने 100 सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट किए, 1000 टिप्स रिसीव हुई, फिंगरप्रिंट्स कंपेयर किए गए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स बुलाए गए, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर जाकर रुक जाती। सबसे फेमस सस्पेक्ट बना आर्थर ली एलन।
एलन का बिहेवियर स्ट्रेंज था। उसके पास वेपन्स थे, वॉचेस में ज़ोडिएक ब्रांडिंग यूज करता था और कुछ विटनेस डिस्क्रिप्शन से भी मिलता जुलता लगता था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलन ने बच्चों के सामने डिस्टर्बिंग कमेंट्स भी किए थे और पुलिस को उसके अगेंस्ट काफी सस्पिशन था। लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। फिंगरप्रिंट्स एग्जैक्ट मैच नहीं हुए, हैंडराइटिंग कंक्लूसिव नहीं थी और डीएनए एविडेंस भी क्लियर आंसर नहीं दे पाया। साल बीतने लगे, 1970s, फिर 1980s, फिर डेकेड्स, लेकिन ज़ोडिएक का नाम कभी लोगों के दिमाग से गया ही नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ज़ोडिएक सडनली मर्डर्स बंद करके नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। शायद किसी ऑफिस में काम करता रहा, शायद फैमिली भी बना ली और दुनिया के सामने एक नॉर्मल इंसान बनकर घूमता रहा, जबकि उसके अंदर एक सीरियल किलर छुपा हुआ था। दूसरी थ्योरीज कहती हैं कि ऑफिशियल विक्टिम से ज्यादा मर्डर्स ज़ोडिएक ने किए थे। शायद कई अनसॉल्व्ड केसेस उससे लिंक्ड हो सकते हैं। हो सकता है किसी वक्त तुम्हारे पास से गुजरता कोई नॉर्मल आदमी एक सीक्रेट डार्कनेस छुपाए बैठा हो, बिल्कुल ज़ोडिएक की तरह। और शायद इसीलिए ज़ोडिएक की स्टोरी आज भी दुनिया के सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। और अगर तुम ऐसी रियल क्राइम, डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज और साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज और सुनना चाहते हो तो हॉन्टेड केस बुक को फॉलो करो, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे सिर्फ मिस्ट्री नहीं, डर भी छुपा होता है।